नमस्कार। नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 29 अगस्त 2025 की जो कार्रवाई हुई उसकी थोड़ी गहराई में जाएंगे। जी। हमारे पास जो विधानसभा की चर्चाओं के बहसों के जो सार्वजनिक अंश है उन्हीं पर हम बात करेंगे। बिल्कुल। और मकसद यही है कि जो खास मुद्दे उठे, विधायकों ने क्या सवाल पूछे, सरकार ने क्या जवाब दिए और ये सब प्रदेश के शासन पर, लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डालता है, इसे समझें। सही बात है। देखना होगा कि किसने कौन से क्षेत्र से क्या मुद्दा उठाया। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। तो शुरुआत ही एक ऐसे मुद्दे से हुई जो अक्सर गरमाया रहता है, विधायक निधि, इसके इस्तेमाल और जानकारी को लेकर। हाँ, ये हमेशा ही एक संवेदनशील मुद्दा रहता है। शाहपुर से विधायक हैं श्री केवल सिंह पठानिया जी। उन्होंने चिंता जताई कि सदस्यों को योजनाओं की, खासकर विधायक निधि वाली जानकारी या तो मिलती नहीं या फिर वो संतोषजनक नहीं होती, तो बार बार सवाल पूछने पड़ते हैं। बिल्कुल, ये पारदर्शिता का सवाल है सीधा सीधा। और इसी में देखिए, कसौली से विधायक श्री विनोद सुल्तानपुरी जी ने खासतौर पर जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, SADS, हाँ, SADS योजना, उसके फंड आवंटन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से फंड मिलने में कुछ कथित गड़बड़ियां हुई हैं, जमीन अधिग्रहण में दिक्कतें आ रही हैं, और जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जैसे पंचायत समिति, जिला परिषद, उनकी भागीदारी कम है योजनाओं को लागू करने में। अच्छा। और एक आंकड़ा उन्होंने बड़ा चौंकाने वाला दिया कि जिला परिषद ने दिखाया 5.38 करोड़ का खर्च और पंचायत समिति ने सिर्फ, आप सोचिए, करीब 94 लाख। अरे, इतना बड़ा अंतर। हाँ, तो ये फंड के इस्तेमाल में जो गैप है उस पर उन्होंने उंगली उठाई। तो सरकार की तरफ से क्या जवाब आया? उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी थे सदन में। क्या वो इन चिंताओं को शांत कर पाए? और शायद सुलह से विधायक श्री विपिन सिंह परमार जी ने भी कुछ पूछा था इस पर। हाँ, पर परमार जी ने भी पूरक प्रश्न पूछा था। देखिए, उप मुख्यमंत्री जी ने तो सरकार का बचाव किया, कहा कि सारी जानकारी नियमों के तहत ही दी जा रही है, कुछ छिपाया नहीं जा रहा। भले ही जानकारी बहुत ज्यादा हो, उन्होंने आश्वासन दिया कि सदस्यों को विस्तृत जवाब दे दिया जाएगा। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। सही। ये सवाल सीधे सीधे विधायक निधि और खासकर SADS जैसे केंद्रीय फंड के इस्तेमाल, उसकी निगरानी और आवंटन के तरीके पर हैं। मतलब केंद्र पैसा दे, काम नीचे हो, तो तालमेल और पारदर्शिता वो एक चुनौती रहती है। हाँ, वो हमेशा एक मुद्दा रहता है। सदस्यों की चिंता यही है कि पैसा सही जगह लगे और स्थानीय निकायों की भी उसमें भूमिका हो। बिल्कुल। अच्छा, फंड्स के बाद बात आई जमीनी विकास की, खासकर गांव के इलाकों में। बिलासपुर सदर से विधायक हैं श्री त्रिलोक जम्वाल जी। हाँ जी। उन्होंने अपने इलाके की कुछ पंचायतों का जिक्र किया, बरमाना, पंजगांय, नोनी, कंदरौर, बिनौला। वहां खड्डों और नालों का तटीकरण, चैनलाइजेशन, उसकी धीमी रफ्तार पर सवाल उठाया। जी, ये चैनलाइजेशन बहुत जरूरी होता है, खासकर बाढ़ से बचाव के लिए। पानी का बहाव काबू में रहता है, किनारे पक्के होते हैं। हाँ। तो इस पर उप मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी कि 2 योजनाएं हैं। एक तो करीब 6.77 करोड़ की थी, वो 2022 में पूरी होगी। अच्छा। और दूसरी करीब 7 करोड़ की है, वो स्वीकृत है और उस पर काम चल रहा है। तो ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय जरूरतें विधानसभा तक पहुंचती हैं। सरकार कार्रवाई कर रही है, पर जाहिर है समय तो लगता है इन कामों में। सही। अच्छा, विकास की बात हो रही थी तो एक और बड़ा मुद्दा उठा, रोजगार का। हाँ, ये तो हमेशा ही अहम रहता है। नाचन से विधायक श्री विनोद कुमार जी ने पिछले 3 साल का हिसाब मांगा। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, कौशल विकास भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, इनसे कितनों को वाकई रोजगार मिला? देखिए, उप मुख्यमंत्री जी ने आंकड़े तो दिए। उन्होंने बताया कि स्वावलंबन योजना में 3,373, कौशल विकास में 123 और बेरोजगारी भत्ते में 4,982 लोगों को फायदा मिला है। ये उनका दावा था। अच्छा, आंकड़े तो आ गए। हाँ, और सब्सिडी पर उन्होंने बताया कि 4200 से ज्यादा मामलों में पूरी मिल गई हैं। करीब 4,000 में 60% मिली है, लेकिन लगभग 1,500 मामले ऐसे हैं जहां अभी कुछ नहीं मिला। ओहो, काफी पेंडिंग है हाँ, और देरी की वजह उन्होंने बताई बैंक लोन की प्रक्रिया, प्रोजेक्ट पूरा होना, फंड की उपलब्धता, और ये माना भी कि कुल मिला के करीब 150 करोड़ की सब्सिडी अभी बकाया है। 150 करोड़, ये तो बड़ी रकम है। लेकिन क्या इन आंकड़ों से पूरी तस्वीर साफ हुई? क्योंकि करसोग से विधायक श्री दीप राज जी ने इन आंकड़ों को चुनौती दे दी। हाँ, उन्होंने बात पकड़ ली। तबास है। और एक और सवाल उठाया कि जब सरकार ने ठेकेदारों को योजना से हटा दिया है, तो ये योजना आगे चलेगी कैसे? बिल्कुल, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। ये बहस दिखाती है कि सरकारी दावे और जमीनी हकीकत में फर्क हो सकता है। हाँ।
उप मुख्यमंत्री जी ने सफाई तो दी कि सब्सिडी देना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, पुराने बकाये भी शामिल होते हैं, और ठेकेदारों को हटाने का फैसला तो इस सरकार का है, पिछली ने शामिल किया था, पर योजना बंद नहीं हुई है। लेकिन फिर बिलासपुर सदर से विधायक श्री त्रिलोक जम्वाल जी ने भी एक चिंता जाहिर कर दी हाँ, उन्होंने एक और एंगल जोड़ दिया। कि बैंकों से जो लोन लिए गए हैं वो वापस नहीं आ रहे, डिफॉल्ट हो रहे हैं। ये तो पूरी योजना के भविष्य पर ही सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या ये योजना, जिसका मकसद युवाओं को उद्यमी बनाना था, वो जमीन पर उतनी सफल है जितनी कागजों पर दिख रही है? ये सोचने वाली बात है। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सदन में काफी गहमा-गहमी पैदा की, संस्थानों को खोलने और बंद करने का मामला। ये अक्सर राजनीतिक हो जाता है। हाँ, ये तो होता ही है, सत्ता बदलती है तो। झंडुत्ता से विधायक हैं श्री जीत राम कटवाल जी। उन्होंने पिछले 8 साल में खोले और बंद किए गए संस्थानों का पूरा ब्यौरा मांगा और खास तौर पर उन संस्थानों को बंद करने पर सवाल उठाया जिनके लिए किसानों ने अपनी जमीन दान दी थी। बदला पॉलिटेक्निक कॉलेज का उदाहरण दिया उन्होंने। जी, इस पर उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अपने आखिरी 6 महीनों में आनन फानन में करीब 126 संस्थान खोल दिए थे। अच्छा, 126? हाँ, तो वर्तमान सरकार ने उनकी समीक्षा की और पाया कि कई तो बिना सोचे समझे, बिना जरूरत के खोल दिए गए थे। इसलिए उन्हें योग्यता अयोग्यता यानी मेरिट डीमेरिट के आधार पर बंद करने का फैसला लिया। उनका तर्क था कि ये पिछली सरकार की जल्दबाजी को सुधार रहे हैं। हाँ, यही कहा उन्होंने। लेकिन ये जवाब नेता प्रतिपक्ष और सिराज से विधायक श्री जयराम ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो सरकार पर सीधा बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा दिया। हाँ। उन्होंने अपने इलाके थुनाग मंडी में जो बागवानी और वानिकी महाविद्यालय प्रस्तावित था, उसका मुद्दा जोर शोर से उठाया। अच्छा, क्या हुआ उसका? उन्होंने बताया कि जमीन ट्रांसफर हो गई थी, 10 करोड़ का बजट रखा गया था, शिलान्यास हो गया था, यहाँ तक कि टेंडर भी निकल गए थे। अरे वाह, फिर? लेकिन जैसे ही नई सरकार आई, टेंडर रोक दिए, पैसा वापस ले लिया और अब सुनने में आ रहा है कि संस्थान कहीं और खोला जाएगा। ओहो। उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि 527 स्कूल बंद कर दिए हैं। ये उनका दावा था और बड़े पैमाने पर शिक्षकों के तबादले करके शिक्षा व्यवस्था को ही पटरी से उतार दिया है। बाप रे, 527 स्कूल? जी। तो उप मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा इस पर? उप मुख्यमंत्री जी ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया। उन्होंने उल्टा पिछली सरकार पर आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए बिना बजट, बिना स्टाफ के ही संस्थान खोल दिए गए थे। अच्छा, पलटवार हुआ मतलब? हाँ, बिल्कुल। स्कूल बंद करने पर उन्होंने कहा कि जहां बच्चे ही नहीं थे, मतलब शून्य नामांकन, उन स्कूलों को चलाना तो संसाधनों की बर्बादी थी। हालांकि उन्होंने 527 के आंकड़े को गलत बताया और ये भी साफ किया कि पिछली सरकार के हर काम को जारी रखना मुमकिन नहीं है, खासकर अगर वो आर्थिक रूप से सही ना हो। इस मुद्दे पर तो दोनों नेताओं के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई। हाँ, लग रहा है माहौल काफी गर्मा गया होगा। बात स्पीकर को कई बार बीच में आकर शांति बनानी पड़ी। ये बहस दिखाती है कि जब सरकारें बदलती हैं तो पिछली सरकार के फैसलों पर, खासकर उन प्रोजेक्ट्स पर जिनका काम शुरू हो गया हो, अक्सर राजनीतिक टकराव होता है। सही बात है। एक तरफ विकास की निरंतरता का सवाल, दूसरी तरफ नई सरकार की अपनी प्राथमिकताएं। बिल्कुल। अच्छा, संस्थानों के साथ साथ युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक और मुद्दा उठा, नई भर्ती नीति। हाँ, ये भी अहम था। सुंदरनगर से विधायक श्री राकेश जम्वाल जी ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं की चिंता उठाई। उन्होंने नई 2 वर्षीय अनुबंध नीति, जिसमें शायद अप्रेंटिस शब्द का जिक्र था, उस पर सवाल उठाया। कहा कि ये युवाओं के साथ नाइंसाफी है। जी, इस पर उप मुख्यमंत्री जी ने स्थिति साफ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अनुबंध का समय तो पहले की तरह ही 2 साल है, सिर्फ नीति का नाम बदला गया है। अच्छा, सिर्फ नाम बदला है? हाँ, उन्होंने यही कहा और भरोसा दिलाया कि युवाओं के हितों का ध्यान रखा जाएगा। छोटा सा स्पष्टीकरण था, लेकिन ये दिखाता है कि नीति में जरा से बदलाव या शब्दों के हेरफेर से भी युवाओं में कितनी चिंता हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, इन राजनीतिक और प्रशासनिक बहसों के बीच शून्यकाल यानी 0 आवर में कुछ बहुत ही भावनात्मक और महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठे। हाँ, शून्यकाल अक्सर ऐसे मुद्दों के लिए ही होता है। अब एक ऐसे ही मुद्दे पर आते हैं जिसने यकीनन सदन में माहौल को गंभीर बनाया होगा। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान। जी। जावली क्षेत्र से जुड़े मंत्री हैं श्री चंद्र कुमार जी
और शाहपुर से विधायक श्री केवल सिंह पठानिया जी, उन्होंने नूरपुर रियासत के वीर वजीर राम सिंह पठानिया का मामला उठाया। हाँ, वजीर राम सिंह पठानिया एक महान योद्धा, जिन्होंने 1857 के गदर से भी पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। बिल्कुल। उन्होंने सदन को याद दिलाया कि कैसे वजीर राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। कैसे उन्होंने पहाड़ों में वो छापामार युद्ध, गुरिल्ला वॉरफेयर जिसे कहते हैं, हाँ, गुरिल्ला युद्ध, उससे अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। लेकिन फिर जैसा अक्सर होता है, किसी अपने ने ही विश्वासघात किया और वो पकड़े गए। उन्हें पहले काला पानी भेजा गया, फिर रंगून, जहां सिर्फ 24 साल की उम्र में 1849 में उनकी मृत्यु हो गई। सिर्फ 24 साल? हाँ, बहुत दुखद। धर्मशाला से विधायक श्री सुधीर शर्मा जी ने भी इस मांग का पुरजोर समर्थन किया और सभी की एक ही मांग थी, वजीर राम सिंह पठानिया जी को राष्ट्रीय शहीद का दर्जा दिया जाए। ये तो बहुत जरूरी मांग है। सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई इस पर? उप मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया कि सदस्य इस पर सदन में एक औपचारिक संकल्प यानी रेजोल्यूशन लेकर आए। अच्छा, प्रस्ताव लाएं। हाँ, अगर सदन उसे पारित करता है तो राज्य सरकार उसे केंद्र सरकार को सिफारिश के तौर पर भेज सकती है। तो ये दिखाता है कि विधानसभा कैसे स्थानीय नायकों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में एक अहम कड़ी बन सकती है। बिल्कुल। अच्छा, शून्यकाल में ही एक और बहुत ही दिल को छू लेने वाला और चिंताजनक मुद्दा सामने आया। जी। विधायक श्रीमती कुमारी अनुराधा राणा जी ने, कार्यवाही में उनके निर्वाचन क्षेत्र का जिक्र नहीं है, पर उन्होंने लाहौल स्पीति के 21 वर्षीय अग्निवीर श्री अक्षय कुमार की शहादत का मामला उठाया। हाँ, अग्निवीर अक्षय कुमार जो सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए। जी। उन्होंने इस बात पर गहरा दुख और चिंता जताई कि अग्निवीर योजना के तहत जो जवान शहीद हो रहे हैं, उनके परिवारों को वो सम्मान और सुविधाएं नहीं मिल रही जो नियमित सैनिकों के परिवारों को मिलती हैं। ये तो भेदभाव की बात हुई। हाँ, एक तरह से यही आरोप था। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि शहीद अक्षय कुमार के परिवार को हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों की तरह उचित मुआवजा दिया जाए। शहीद के नाम पर कोई सड़क या संस्थान का नाम रखा जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और केंद्र से भी अपील की। हाँ, केंद्र सरकार से भी अपील की कि वो अग्निवीर योजना की समीक्षा करे और देश के लिए जान देने वाले इन नौजवानों और उनके परिवारों को जरूरी मदद सुनिश्चित करे। उप मुख्यमंत्री जी ने शहीद को नमन किया और कहा कि नामकरण पर विचार किया जाएगा। ये मुद्दा वाकई राष्ट्रीय नीति के स्थानीय प्रभाव और हमारे सैनिकों के परिवारों के प्रति हमारी जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बहुत ही गंभीर और मार्मिक मुद्दा है ये। अच्छा, शून्यकाल का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को उठाने के लिए भी हुआ। जी बिल्कुल। शाहपुर से विधायक श्री केवल सिंह पठानिया जी ने हाल की जो भारी बारिश और बाढ़ से प्रदेश में तबाही हुई, उसका जिक्र किया। हाँ, काफी नुकसान हुआ था। उन्होंने खास तौर पर इंदौरा विधानसभा क्षेत्र, जहां से श्री मलिंदर राजन जी विधायक हैं, वहां हुए भारी नुकसान पर ध्यान दिलाया। जी, उन्होंने बताया कि बाढ़ से सड़कें, पुल, पीने के पानी की स्कीमें सब तबाह हो गई हैं। लोगों के घर, फसलें, मवेशी, बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से फौरन राहत और पुनर्वास के काम तेज करने की मांग की। सरकार ने क्या कहा? उप मुख्यमंत्री जी ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार को स्थिति का पता है और जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है। यह दिखाता है कि विधानसभा आपदा के समय में भी जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। बिल्कुल। अच्छा, इन तमाम बहसों और भावनात्मक मुद्दों के अलावा कुछ जरूरी विधायी काम भी हुए उस दिन। सदन के पटल पर कई रिपोर्टें रखी गईं। हाँ, वो भी जरूरी काम होता है। इनमें देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट थी। हाँ, कैग रिपोर्ट, जो सरकारी खर्चों का ऑडिट करती है। फिर कैंपा यानी कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी की रिपोर्ट थी, जो वनीकरण के फंड को देखती है। फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी की रिपोर्ट थी, जो वनीकरण के फंड को देखती है। अच्छा। महिला विकास निगम, निजी शिक्षण संस्थान, विनियामक आयोग और विधानसभा की अलग-अलग समितियों की रिपोर्टें भी शामिल थीं। ये सब रिपोर्टें सरकार के कामकाज पर निगरानी के लिए अहम है। और कुछ विधेयक भी पास हुए। हाँ, कुछ विधेयक पेश हुए, कुछ पारित भी हुए। जैसे लोक सेवाओं में बाधा डालने पर रोक लगाने वाला विधेयक, जीएसटी कानून में संशोधन हुआ और हिमाचल प्रदेश नगर पंचायत कानून में भी संशोधन हुआ। नगर पंचायत वाले पे कुछ विरोध भी हुआ शायद। हाँ, उस पर कुछ सदस्यों ने पंचायतों को नगर निगमों में मिलाने का विरोध किया। वो स्थानीय स्वशासन का एक संवेदनशील पहलू है। तो कुल मिलाकर देखें, 29 अगस्त का दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा में काफी घटनापूर्ण रहा। हाँ, काफी कुछ हुआ। हमने देखा कि सरकारी खर्चों पर सवाल उठे, विधायक निधि, सैड्स फंड को लेकर
कल्याणकारी योजनाएं जैसे स्वावलंबन योजना वो जमीन पर कितनी कारगर हैं उस पर बहस हुई। संस्थानों को खोलने बंद करने पर तीखी राजनीतिक नोकझोंक हुई। वो तो हुई। वजीर राम सिंह पठानिया और शहीद अग्निवीर अक्षय कुमार जैसे मुद्दों से इतिहास और वर्तमान के नायकों और शहीदों के सम्मान की बात उठी। बाढ़ जैसी आपदाओं पर चिंता जताई गई और विधायी कार्य भी हुए। मतलब सदस्यों ने अपने अपने इलाकों की समस्याओं को जोरदार तरीके से रखा और सरकार से जवाबदेही मांगी। बिल्कुल, यही तो विधानसभा का काम है। सही कहा। ये चर्चाएं दिखाती हैं कि विधानसभा सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं है। ये एक ऐसा मंच है जहां सरकार के काम की पड़ताल होती है, नीतियों पर सवाल उठते हैं, राजनीतिक विचारों का टकराव होता है और जनता की आवाज गूंजती है। जी। और ये बहसें सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश में शासन की दिशा तय करती हैं और लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल। और देखिए, आज की इन चर्चाओं से एक गहरा सवाल भी उठता है। हमने देखा कि कैसे पिछली सरकार के फैसलों और नई सरकार की प्राथमिकताओं के बीच अक्सर टकराव होता है, खासकर जब सरकारें बदलती हैं। हाँ, ये हमने संस्थानों वाले मामले में देखा। जी। तो ऐसे में राज्य विकास के कामों में निरंतरता कैसे बनाए रख सकते हैं, जबकि नई सरकारों को अपनी नीतियों को लागू करने का अधिकार भी हो? ये सवाल उन परियोजनाओं के लिए और भी अहम हो जाता है जिनमें जनता का पैसा लगा हो या जिनके लिए लोगों ने अपनी जमीन दान दी हो। ये संतुलन साधना वाकई एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। ये सुशासन की शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस पर विचार करना जरूरी है। निश्चित रूप से ये एक विचार करने लायक बात है। इस गहन विश्लेषण के साथ आज यहीं रुकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक